आ कर गया लेते। मैम। हाँ ठीक है। मैम आप म्यूट हैं। हाँ जी। परसेप्शन का प्रोसेस याद है किसी को? कल हमने परसेप्शन सेंसेशन का प्रोसेस देखा था कि क्या प्रोसेस इसमें चलती है। हैंड रेज कीजिए। और किसी को आइडिया नहीं है क्या? ठीक है, लक्ष्य जी बताएंगे। मैम इसमें जो आपने बताया था वो 5 इसके वो थे स्टेप्स, और इसमें फर्स्ट जो था रिसीविंग था, सेकंड सेलेक्टिंग, थर्ड ऑर्गेनाइजिंग, फोर्थ इंटरप्रेटिंग, और फिफ्थ रिस्पॉन्स। और इसको हम RSOIR करके भी याद कर सकते हैं। ओके। और इसके अलावा जैसे परसेप्चुअल इनपुट्स, इसमें सबसे पहला वो रहेगा। उसके बाद फिर इसमें आपके सेंसेशन हो जाएंगे इससे, और फिर सेंसेशन इसके इसमें बाद रहेगा। हाँ, सेंसेशन का क्या रोल बताया आपने परसेप्शन में? इसमें इनपुट्स का रहेगा, इनपुट में आएगा मतलब ये। सेंसेशन। जी। ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग परसेप्शंस मैंने क्या बताए थे? फैक्टर्स अफेक्टिंग परसेप्शन। हैंड रेज कीजिए। मतलब पूरी क्लास में सिर्फ 3 लोगों को ही पता है सारी चीजें। चारू जी बताइए। जी मैम, 3 फैक्टर्स बताए थे आपने। एक था परसीवर, परसीवर की खुद की अंडरस्टैंडिंग कैसी है, एटीट्यूड कैसा है, ये सब चीजें उसके अंदर आता है कि उसकी एक्सपीरियंस और एक्सपेक्टेशन क्या है। सेकंड था टारगेट, टारगेट में वो बैकग्राउंड देखता है कि कोई चीज आपको खरीदनी है या कुछ भी, तो उसका आप बैकग्राउंड पूरा अंडरस्टैंड करते हो, साइज वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग। थर्ड इज सिचुएशन, कि आपकी सिचुएशन, मतलब अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो आप कितना जल्दी करोगे, और अगर कम ज्यादा टाइम है तो आप बहुत अच्छे से परसीव कर पाओगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, और सेंसेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे। सेंसेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स रश्मि जी बताएंगी। मैम सेंसेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स थे क्वालिटी और इंटेंसिटी, देन ड्यूरेशन, द टाइम ड्यूरेशन एंड द स्पेसिफिक स्टिमुलस। तो क्वालिटी में आता है कि ऑब्जेक्ट जो स्टिमुलस है उसकी क्या क्वालिटी है, वो हमको कैसे, किस क्वालिटी में हमको, जैसे हॉट कोल्ड, उसके कलर पे डिपेंड करता है, और उसके टेस्ट पे, जो कि हमको सेंसेस के थ्रू मिल जाता है। फिर इंटेंसिटी, कि वो कितना इंटेंस है, लाइक अगर वॉइस है तो वो कितनी लाउड है या कितनी स्लो है, उसकी इंटेंसिटी कम है या ज्यादा है। तो इस तरह से इंटेंसिटी होता है। द ड्यूरेशन, द टाइम ड्यूरेशन, कि वो सेंसेशन हमको कितने टाइम तक मिल रहा है, कितने टाइम पे हम उसको सेंस कर पा रहे हैं, दैट इज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ द सेंसेशन। एंड द स्पेसिफिक स्टिमुलेट, तो स्टिमुलस को जो हमारा सेंस ऑर्गन जिसके थ्रू वो स्टिमुलस हमारे कांटेक्ट में आता है, तो दैट इज द स्पेसिफिक स्टिमुलस। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है इस चीज में?
ओके, ठीक है। और सेंसेशन का प्रोसेस क्या बताया था? हैंड रेज करेंगे। प्रोसेस ऑफ सेंसेशन रंजिता जी बताएंगे। Yes, ma'am. Sensation का process, sorry, ma'am. बताइए। Yes, ma'am. इसका process है detect information, second encoding, the information को encode करना क्या है, और इसको है न्यूरल सिग्नल्स, यानी कि न्यूरल से मतलब फील करना सिग्नल्स को, और थैलेमस रिसीव करना, और कॉर्टेक्स सेंसरी एरिया। ओके, कॉर्टेक्स का क्या काम होता है रंजीता जी? कॉर्टेक्स का मैम मैसेज वो डिटेक्ट करके बताता है कि वो एक्चुअली है क्या, फिर उस मैसेज को फिर हमारे उस पार्ट को उस चीज के लिए, एक्शन के लिए वो बताता है, इस चीज के लिए कल जिस हमने मैसेज आया था। कल हमने एक चीज बताई थी जी, जो कॉर्टेक्स एरिया है उसे उसके अंदर उसमें होता है सेंसरी एरिया, मतलब वो सेंस करता है वो चीजों को। वहां से तो आ रही है पर वो लास्ट तक कहाँ तक जाएगी? कॉर्टेक्स एरिया तक जाएगी। वहीं से ही वो वापस इंफॉर्मेशन बनाता है, भेजता है, इंटरप्रेट करता है, जो वो फिर परसेप्शन में आ जाता है। ठीक है। यस मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, मेघा जी कितने टाइप्स बताए थे टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी में? मैम 5 बताए थे। ओशियन से डिनोट करते हैं। ठीक है। और हमने 5 डिवाइड किया था, 5 टाइप्स बताए थे, वो किसके अकॉर्डिंग बताया था? मतलब एक थ्योरी थी जिसका नाम था, किसी को याद है? प्रियंका जी। यस मैम, थ्योरी का नाम तो पता नहीं, लेकिन ये टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी में 5 टाइप्स बताए थे आपने। उसमें थ्योरी का नाम था बिग 5 थ्योरी। बिग 5 थ्योरी आप अगर नोट्स में भी देखेंगे तो आपको याद आएगा। उसे मैंने शायद उसका जिसने बनाया था उसका नाम नहीं लिखा था, पर उस थ्योरी को बोलते हैं बिग 5 थ्योरी। अगर आप ऐसे सर्च करेंगे बिग 5 थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी तो उसमें बताएगा आपको वही चीजें सारी। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि बिग 5 थ्योरी में क्या है, या फिर बिग 5 थ्योरी किसको रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, या उसमें क्या क्या आएगा, या फिर चारों पांचों चीज दे देंगे इनको, कलेक्टिवली इसको क्या बोलेंगे? तो बिग 5 थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। क्लियर है सभी को? तो उसमें पहले क्या था, फर्स्ट क्या था टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी में? ओपननेस। प्रियंका जी ओपननेस के बारे में बताइए। यस मैम, इसमें मतलब कैसे आपके आइडिया हैं, एटीट्यूड हैं या इंफॉर्मेशन है जो वो एक दूसरे से मतलब अगर शेयर करते हैं तो मतलब ये देखा जाता है कि वो मतलब हाई है उसका जो एटीट्यूड है। अदरवाइज लो, मतलब उसे इंटरेस्ट कितना है किसी भी चीज को लेकर वो देखा जाता है इसमें। हम्म, ठीक है। और कोई बताएगा? नीलू जी बताइए। जो ओपननेस होती है ना, वो क्या होता है, जैसे कि ये प्रियंका जी ने बताया कि नए नए आइडियाज आते हैं और वो नए नए आइडियाज को एक्चुअली पसंद करता है। वो एक ही ठर्रा उसको पसंद नहीं आता है, और वो परिवर्तन को प्रेफरेंस देता है, रुचि इंटरेस्ट जगाता है। ऐसा रहता है, लोगों के बीच घुलना मिलना उसको अच्छा लगता है, ज्यादा से ज्यादा कांटेक्ट में आता है लोगों के। और मतलब ये सारी चीजें, और अगर ये कम हो जाए, है ना, अगर वो कम क्या बोलते हैं, अगर इसमें वो हो जाए, थोड़ा सा सिंड्रोम में आ जाए ये अगर ऐसा हो जाए तो वो हाइपर हो जाएगा, हाइपर एक्टिविटी आ जाती है उसमें, और वो खुद भी परेशान रहता है और दूसरों को भी परेशान करेगा।
अगर इसमें प्रॉब्लम आ जाती है तो। अदरवाइज ओपननेस वाला व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा मतलब ओपन नाम से स्पष्ट है कि वो अंतर्मुखी नहीं होता, बाह्यमुखी होता। बहुत अच्छा मैम, बढ़िया। नेक्स्ट है कॉन्साइंसियसनेस। कॉन्साइंसियसनेस बस 4 लोगों को पता है पूरी क्लास में और किसी को नहीं पता। ऐसा है या हैंड रेज आप वैसे नहीं कर रहे? अनीता जी बताएंगी? अनीता जी, हाँ जी। जी मैम, इस टाइप के जो पर्सन होते हैं वो टोटली ऑर्गेनाइज तरीके से और सब कुछ सिस्टमैटिक तरीके से मैनेज करके रखते हैं। जो इनका गोल होता है मतलब बहुत सारी चीजों पे होता है, जैसे वो मल्टीटास्क टाइप के लोग होते हैं। और फिर ये एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा वर्जन नेचर के होते हैं। और ये सेल्फ ओरिएंटेड पर्सन होते हैं एंड सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन होते हैं, और इनका जो लेवल होता है वो हाई होता है। हम्म, ओके, ठीक है। और इसको हमने एक ट्रिक से मतलब कुछ समझ के याद किया था कॉन्सेंसियसनेस को। कोई बताएगा? प्रियंका जी बताएंगी? हाँ जी मैम। चलो, बहुत बढ़िया, ठीक है। इस तरीके से आप याद करोगे ना तो आपको इजीली याद हो जाएंगे, और वो नाम आते ही आपको सारी चीज याद आ जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट है एक्स्ट्रावर्जन। थर्ड टाइप इसका था एक्स्ट्रावर्जन। हैंड रेज करेंगे। ज्योति जी बताएंगी? ज्योति जी। ज्योति जी, आवाज आ रही है? ठीक है। पूनम जी बताएंगी? पूनम वानखेड़े। क्वेश्चन एक बार हाँ, एक्स्ट्रावर्जन बताया था मैंने टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी में। थर्ड टाइप बताया था एक्स्ट्रावर्जन। उसका मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रावर्जन जो बहिर्मुख होता है, ओके। टॉकिंग, सोशल नॉलेज वगैरह, उसको बोले तो समाज से ज्यादा ये कनेक्टेड रहता है। इस प्रकार की पर्सनालिटी एक्स्ट्रा पर्सनालिटी। ओके, ठीक है मैम, ठीक है। नेक्स्ट इसका नेक्स्ट टाइप था एग्रीएबलनेस। एग्रीएबलनेस पुष्पा जी बताएंगी? एग्रीएबलनेस पुष्पा जी, राधिका जी। जी मैम। हाँ जी। जो फोर्थ टाइप ऑफ पर्सनालिटी था हमारा एग्रीएबलनेस, उसमें क्या बताया था? मैम वैसे मैंने क्लास ली नहीं थी, पर एग्री वेलनेस से मतलब जो एग्रेसिव पर्सन नहीं होते हैं, ओके। बात बात पे गुस्सा करना, जल्दी से चीजों को नेगेटिव लेना। नहीं, इसमें है एग्रीएबलनेस। एग्री, एंग्री नहीं। नहीं बता मैम, मेरे बीच में 2 क्लास छूट गई थी। ठीक है, ठीक है। मैं बताऊं क्या? मैम मैं हम्म, मैंने भी क्लास नहीं ली है मैम, पर मैं कोशिश करती हूँ। ये आपने जो एग्रीएबलनेस बोला उसमें, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पी पर्सन रहेगा, जो फ्रेंडली रहेगा, जो रिलेशन को मेंटेन करने वाला रहेगा, जो हर किसी से मिलजुल के जैसे कि एडजस्ट करके रहे, ऐसे पर्सनैलिटी रहेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया है मैम। ठीक है। एक बार नेहा जी बताएंगे? जी मैम। मैम एग्रीबलनेस में आपने बताया था कि वो ऐसा पर्सन होता है, बहुत गुड नेचर का होता है, काइंड हार्टेड होता है। वो सबकी बातों में एग्री हो जाता है, जो उसको जैसे समझाता है वो वैसे ही समझ जाता है। वैल्यूज, हार्मनीज, इन सबको वो बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है और ट्रस्टफुल होता है। हाँ, हाई एग्रीबल पीपल बोला जाता है उनको। और इसी के अपोजिट आपने फिर लो भी बताया था कि जो
अपने आप अपने ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं और अपनी जरूरतों के ऊपर ध्यान रखते हैं। लेकिन जो एग्रीबल वाले होते हैं, एग्रीबलनेस में वो दूसरों की जरूरत पे ध्यान देते हैं। तो ये था। ठीक है। बहुत बढ़िया। एंड जो लास्ट रह गया हमारा न्यूरोटिसिज्म, वो बताइए। न्यूरोटिसिज्म प्रियंका जी बताएंगी। यस प्रियंका मैम। जी बता- यस मैम। मैम इसमें जितने भी इमोशनल से रिलेटेड जो भी चीजें रहेंगी वो इसमें आएगा। और अगर हाँ, और इसके अपोजिट अगर मतलब नेगेटिव अगर लिया जाए, मतलब अगर लो रहेगा उसका तो वो डिप्रेशन में रहेगा या स्ट्रेस में, ऐसे ही कुछ। मैम एक्चुअली मैं नोट्स नहीं बना पा रही हूँ ना, तो जितना मुझे याद है बस मैं उतना ही बता पा रही हूँ। तो ठीक है, रश्मि जी क्लियर करेंगी। रश्मि जी। मैम ऐसे जो पर्सन होते हैं वो इंडिविजुअली इनमें एबिलिटी होती है तो कोप अप विद द स्ट्रेस। तो ये स्ट्रेस से बाहर होते हैं या स्ट्रेस को मैनेज करने की क्षमता होती है इनमें में। और इनमें पॉजिटिव इमोशंस होते हैं, स्टेबिलिटी होती है एंड काम इंथुजियास्टिक होते हैं। और इसके जो अपोजिट होते हैं वो लो इमोशनल होते हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी होती है एंड नर्वस होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं और इनसिक्योर होते हैं। इनके जो अपोजिट होते हैं। तो दिस इज द। ठीक है। न्यूरोटिसिज्म का मैम मतलब मैं आपके जरा लास्ट 2-3 लेक्चर ले नहीं पाई, तो ये जो आप बता रहे हैं 5 टाइप्स, ये वो गोल्डबर्ग के जो ओशन है वो 5 टाइप्स है ये? गोल्डबर्ग जो 5 टाइप्स बताए पर्सनालिटी के, द बिग 5 मॉडल जो आप बता रहे हैं वो गोल्डबर्ग का ही है शायद, मुझे जब याद। गोल्डबर्ग का है शायद। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो वही, मेरे पास नोट्स भी नहीं है, मैं लाइक और रिकॉर्डिंग सुन लूंगी तो शायद। गोल्डबर्ग का है हाँ, ये इसमें मैं एडिटिंग कर दूंगी। हाँ, तो न्यूरोटिसिज्म का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू कोप विद स्ट्रेस। कि कोई भी पर्सनालिटी, कोई भी इंडिविजुअल की कितनी एबिलिटी होती है स्ट्रेस को कोप अप करने की। ठीक है, स्ट्रेस को उसको समझने की और उससे मतलब उससे बाहर निकलने की। ठीक है, कितनी एबिलिटी होती है। तो न्यूरोटिसिज्म अगर बहुत ज्यादा हो जाता है या फिर हाँ, न्यूरोटिसिज्म बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसमें आती है नर्वसनेस, डिप्रेसिंग, इनसिक्योर फील करना। ठीक है, और न्यूरोटिसिज्म के ऑपोजिट हमारा लाइक करता है इमोशनल स्टेबिलिटी। इमोशनल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? जो काम रहता हो, इंथुजियास्ट रहता हो, सिक्योर फील करता हो। ठीक है, वो होता है इमोशनल स्टेबिलिटी। ठीक है, इमोशनल स्टेबिलिटी न्यूरोटिसिज्म का ऑपोजिट होता है। और न्यूरोटिसिज्म अगर एक्सेस में होता है तो हमें डिप्रेशन फील होता है, नर्वसनेस फील होता है, इनसिक्योर फील होता है। क्लियर है ये अभी? क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा था कि थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मैम इसके पांचों पॉइंट को ध्यान में रखने के लिए ना ओशन लगा सकते हैं, जैसे ओपननेस, OCEAN, ये तो पता याद रह सकते हैं। बताया था आपको सभी को ना शायद, कि ओ से ओपननेस, सी से कॉन्सेंशियसनेस, ई से एक्सट्रोवर्जन, एंड देन एग्रीएबलनेस एंड न्यूरोटिसिज्म। मैम क्लियर? न्यूरोटिसिज्म में ना थोड़ा कंफ्यूजन ही है अभी मुझे। हाँ ठीक है, देखो यहाँ देखते हैं इस डायग्राम में। न्यूरोटिसिज्म हाई लेवल, जब न्यूरोटिसिज्म हाई लेवल पे होता है, गेट्स अपसेट ऑफन, वो अपसेट रहता है। मतलब हाई लेवल, अगर अब आप इसको रिलेट करो, अगर न्यूरोटिसिज्म मेरे में हाई है तो मैं उदास रहूंगा, मतलब मैं उतना ही डिप्रेशन में जाऊंगा, मेरे मूड स्विंग्स होंगे बहुत ज्यादा। ठीक है, फीलिंग एंग्जियस, मुझे एंग्जाइटी होगी। ठीक है, एंड देन लो लेवल, न्यूरोटिसिज्म लो लेवल, वेरी इमोशनली स्टेबल, वेरी इमोशनली स्टेबल, हम इमोशनली स्टेबल होंगे। हैंडल्स स्ट्रेस वेल, हम स्ट्रेस को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। रेयरली फील्स अपसेट और डिप्रेस्ड, रेयरली ही हम अपसेट या डिप्रेस्ड फील करेंगे। ठीक है, ये है लो लेवल। इसका मतलब
इसका मतलब ये जो आपको दिख रहा है ना, इसका मतलब ये न्यूरोटिसिज्म में जो आपको ये दिख रहा है, लास्ट वाला जो पॉइंट दिख रहा है, नर्वस, डिप्रेस्ड एंड इनसिक्योर, इसका मतलब है ये लो लेवल पे शो कर रहा है, लो लेवल ऑफ न्यूरोटिसिज्म। ठीक है, अब ये आपको ज्यादा क्लियर होगा। क्लियर है? यस यस। यहाँ पे लो लेवल आएगा न्यूरोटिसिज्म की जगह। नेक्स्ट है जो हमें आज पढ़ना है, सेंसेशन परसेप्शन हमारा हो गया था। नेक्स्ट है अटेंशन। ठीक है, मैम क्या बोल रहे थे अभी, क्या करके बोल दीजिए, वो न्यूरोटिसिज्म के जगह क्या आएगा लो लेवल पे? मैं कह रही हूँ, जब हमारा न्यूरोटिसिज्म का लो लेवल होता है उसमें हमें डिप्रेशन, नर्वसनेस, एंजाइटी, अपसेट, मूड स्विंग्स, ये सब फील होता है, ये सब लगता है हमें। कब लगता है? जब हमारा न्यूरोटिसिज्म का लो लेवल होता है। मैम और ये जब हाई लेवल मैम भी नहीं, होगा जो ना? लो हाई लेवल लेवल भी होगा होगा। तो उल्टा होगा, लो लेवल होगा वो बिल्कुल शांत रहेगा। यस। ठीक है, तो ये जो भी चीजें बोली है ना, ये हमारी हाई लेवल की है ना, हाई लेवल ऑफ न्यूरोटिसिज्म। हाँ क्योंकि अभी चार्ट में अपोजिट था ना उसमें। हाँ हाँ हाँ, वही मेरे दिमाग में वही चल रहा था, उल्टा बोल रही थी। ओके, क्लियर हुआ कि अभी भी डाउट है? यस मैम, अब क्लियर हो गया। वो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, हाई हाई लो हाँ, हाई लो, अभी हो गया। ठीक। इसमें क्या है, लो, ये सभी का लो लेवल है और ये सभी का हाई लेवल है। ठीक है। हम्म इसमें आज पेन काम नहीं कर रहा है। ओके, मैम बिल्कुल भी हिंदी में नोट्स नहीं मिलेंगे क्या? हाँ जी, हिंदी में नोट्स नहीं मिलेंगे मैम? हिंदी में ट्राई करती हूँ मैम मैं। आपने पीडीएफ डाल दिया क्या मैम? हाँ, पीडीएफ तो मैंने भेजी थी, उसमें ये नहीं था, जो लास्ट का जो हमने पर्सनैलिटी पढ़ा है, ये अभी तक मैंने उसमें नहीं भेजा है। तो ये अभी लगभग पूरे हो चुके हैं नोट्स, तो मैं ये शेयर कर दूंगी आज। ठीक है मैम पूरा पीडीएफ एक साथ दे दीजिए, क्योंकि कौन आधा कहीं आधा कहीं आधा कहीं रहता, बीच में एक भी मिस होता है ना मैम, तो समझ ही नहीं आता है। तो वही तो प्रॉब्लम है, अभी हर डे टू डे हम वही वो चीज पढ़ते हैं और फिर वो नोट्स में ऐड करते जाते हैं। हाँ फिर पूरा नोट्स ही दीजिए, मैं तो एक ही सिटिंग में सारे पढ़ती हूँ मैम फिर। ठीक जी जी। अच्छा, इसमें आज वो नहीं होगा शायद, पेन यूज नहीं कर पाऊंगी शायद इसमें मैं आज, ना। पेन यूज नहीं कर पाएंगे। तो आज हम पढ़ते हैं अटेंशन। ठीक है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हमने अभी तक पढ़ा है सेंसेशन, परसेप्शन। आज हम पढ़ेंगे अटेंशन, लर्निंग एंड मेमोरी। ठीक है, ये 5 ही चीजें अभी तक बताई हैं, हमारे सिलेबस में है, और भी कुछ एक्स्ट्रा होंगी तो वो भी हम कुछ कवर कर लेंगे, पर उनमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और आज वो मैं होस्ट नहीं हूँ, इसलिए शायद इसमें पेन का यूज मैं नहीं कर पाऊंगी, तो आप थोड़ा सा अटेंटिव रहना आज। तो आज हम पढ़ रहे हैं अटेंशन। अटेंशन क्या होता है? अटेंशन इज डिफाइंड एज द process of paying focus of a particular stimulus while presenting in many stimulus। ठीक है, इसका मतलब है अटेंशन हम कब देते हैं किसी भी चीज को, जब हमारे चारों ओर बहुत सारे स्टिमुलस हों और हम सिर्फ एक ही स्टिमुलस पर अटेंशन दे रहे हैं, तो वो हम, या एक ही चीज पर हम फोकस कर रहे हैं,
तो उस चीज को हम अटेंशन बोलेंगे। जैसे कि मैं मार्केट जा रही हूँ और मेरे सामने बहुत सारी चीजें हैं, मेरे सामने कोई व्हीकल भी जा रहा है, कोई वेंडर अपने सब्जियों को बेचने के लिए बोल रहा है, और कोई आंटी जा रही है, कोई कुछ सामान पैक कर रहा है, तो बहुत सारी चीजें हैं मेरे सामने, बहुत सारे स्टिमुलस है। पर मुझे किस पे फोकस करना है, मुझे टमाटर लेने हैं, तो मेरा फोकस सिर्फ टमाटर के शॉप पे होगा। ठीक है, सो दैट्स द अटेंशन। ठीक है, और ये जनरल टर्म है, इतना आप समझ जाओगे इजीली। ठीक है, तो जिसपे हम बहुत सारे स्टिमुलस में जिसपे हम फोकस कर पा रहे हैं एक चीज पे, वही हमारा टेंशन हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल, यू आर स्टैंडिंग इन द मार्केट एंड हैव टू बाय ओनली एप्पल्स। तो ये एग्जाम्पल हो गया कि आपको सिर्फ एप्पल्स खरीदने हैं मार्केट में, तो आपकी निगाहें सिर्फ एप्पल को ढूंढेंगी। ठीक है, और जहां आपका एप्पल दिख गया वहीं आपका टेंशन होगा, क्योंकि वैसे तो बहुत सारे स्टिमुलस हैं पर आपका ध्यान वहां है। क्लियर है, तो ये है अटेंशन। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ अटेंशन। तो अटेंशन 2 टाइप्स की हमारे, इनवॉलंटरी एंड वॉलंटरी। ठीक है, अब इनवॉलंटरी में क्या है, इनवॉलंटरी अटेंशन होता है उसमें हम ना चाहते हुए भी हमारा अटेंशन हो रहा है। ठीक है, आप पढ़ रहे हो और इधर से आवाज आ रही है टीवी की, तो आप ना चाहते हुए भी आपका अटेंशन उस नॉइज पर जा रहा है। ठीक है, आप क्लास में आपके टीचर पढ़ा रहे हैं, आप चाहते हो आप वहाँ अटेंटिव रहो, पर बाहर से कुछ आवाज आ रही है, कुछ गाना बज रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आपका टेंशन बार बार बाहर जा रहा है। तो ये इनवॉलंटरी है, आप चाह नहीं रहे हो कि मेरा टेंशन वहां जाए, पर वो जा रहा है ऑटोमेटिक। इसको ये नेक्स्ट लाइन में लिखा है, ऑटोमेटिक योर अटेंशन गोज देयर। ओके, तो ये होता है इनवॉलंटरी अटेंशन। दूसरा इसका टाइप है वॉलंटरी अटेंशन। वॉलंटरी अटेंशन क्या होता है, जिसमें हमारी विल है। ठीक है, जिसमें हम चाह रहे हैं, जैसे कि हम क्लास में पढ़ रहे हैं, अभी आप क्लास में पढ़ रहे हो और आप चाह रहे हो कि जो जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आप पूरा उसको सुनो, अच्छे से फोकस करो। ठीक है, तो यहाँ से टीचर पढ़ा रहा है और आप पूरा सुन रहे हो, आपका विल भी यही है, तो आपके ये वॉलंटरी अटेंशन हो गया कि आप चाह रहे हो। ठीक है, ये है टाइप्स ऑफ अटेंशन। उसके बाद में आता है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग अटेंशन, कि अटेंशन को कौन कौन फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, तो अटेंशन को अभी अगर आप खुद से भी इमेजिन करो, तो अटेंशन को 2 टाइप से कोई चीजें इन्फ्लुएंस करेंगी, या तो वो एक्सटर्नल फैक्टर है या कोई इंटरनल फैक्टर है। ठीक है, अब एक्सटर्नल फैक्टर में क्या आएगा, नेचर ऑफ स्टिमुलाई, कि जो स्टिमुलाई है वो उसका नेचर कैसा है। जैसे कि कोई कहीं कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, तो हमारा नहीं निगाह जाएगी, मतलब हम चाहकर भी वहां पर अटेंशन नहीं देंगे। चाहकर क्या, हम चाहते ही नहीं वहां पर हम अटेंशन दें। लेकिन अगर कहीं बहुत सुंदर सा कोई वंडरफुल, कोई अद्भुत, कोई ऐसा कुछ आपने देख लिया, कोई फूल जो आपने पहले कभी नहीं देखा हो, है ना, तो ऑटोमेटिक आपकी अटेंशन वहां जाएगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नेचर ऑफ स्टिमुलाई, कि स्टिमुलस का नेचर कैसा है। ठीक है, इसमें लिखा है स्टिमुलस अट्रैक्ट यू टू गेट अटेंशन ऑन देम लाइक अ ब्यूटीफुल फ्लावर। ठीक है, तो स्टिमुलस का नेचर कैसा है। ठीक है, अब स्टिमुलस मान लो एक हाथी है, तो आपने तो कभी देखा ही नहीं हाथी, पहली बार देख रहे हो आप, तो आपका अटेंशन वहां जाएगा। ठीक है, और 1000 हाथी है, उसमें एक घोड़ा है, तो आपका वहां जाएगा एकदम से अटेंशन। ठीक है, तो नेचर हो गया ना उस चीज का, किसी भी आ, हाँ ठीक है, मतलब स्टिमुलस का नेचर हो गया कि वो कितना अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, चीजों को। ठीक, नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। स्टिमुलस की इंटेंसिटी कैसी है। ठीक है, जैसे कोई हाईलाइटेड कोई चीज होगी तो उसको हम ज्यादा देखते हैं, कोई लेस हाईलाइटेड होगी तो उसको हम कम देखते हैं। इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। जैसे 2 बल्ब हैं, एक की इंटेंसिटी थोड़ी कम है, एक की ज्यादा इंटेंसिटी है, तो हमारा जो अटेंशन है वो ज्यादा इंटेंसिटी पर जाएगा। ठीक है, ऐसा समझेंगे। या फिर कलर्स पे भी होता है, जैसे एक रेड कलर है, कोई डार्क कलर है, एक लाइट कलर है, तो हमारा ज्यादा अटेंशन उस पे जाएगा, जो ज्यादा हाईलाइटेड जो चीजें हैं, इंटेंसिटी जिसकी हाई है। नेक्स्ट है साइज ऑफ स्टिमुलस। स्टिमुलस के साइज पर भी डिपेंड करता है हमारा फैक्टर, जैसे कि जो जितनी बड़ी चीजें होगी उस पर हमारा टेंशन ज्यादा जाएगा, कोई छोटी चीज होगी तो उस पर हमारा टेंशन कम जाएगा। इसका एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो, जैसे कि
कोई भी बड़ी चीज ले लो जो आप देख पा रहे हो, तो उसका अटेंशन आप जल्दी ग्रैब करोगे। और कोई सुई कोई रखी हुई है या कोई भी छोटी चीज है, तो वो आप अटेंशन ही नहीं दोगे उस चीज को। तो साइज भी मैटर करता है स्टिमुलस का। उसके बाद में है लोकेशन। ठीक है, लोकेशन वो कहाँ कहाँ है। जैसे न्यूज़पेपर में हमेशा जो सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो न्यूज है, उसको सबसे ज्यादा हाईलाइट करेंगे, सबसे ऊपर दिखाएंगे, बीजेपी ने ये किया, ये हो गया, वो हो गया। ठीक है, तो वो कितने समझदार है, उनको पता है कि जो सबसे बड़ी चीजें होती हैं या जो हमारे आंखों के सामने होती है, उस पर ज्यादा अटेंशन होता है। ठीक है, तो हमारे आंखों के सामने क्या है, वो बड़ी हेडलाइन लिखी हुई है, तो वो लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लोकेशन मतलब अटेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो जो हमारे सामने जो चीजें होंगी या हाईलाइटेड जो चीजें होंगी, बड़ी जो चीज होगी, तो वो हमारा अटेंशन ज्यादा जल्दी ग्रैब करेगी। नेक्स्ट है रिपीटिशन। ठीक है, रिपीटिशन का मतलब क्या है कि जैसे मान लो आप हाईवे पे जा रहे हो, ठीक है, और साइड में आपने देखा होगा बहुत सारे पोस्टर्स लगे हुए होते हैं, आइडिया के, एयरटेल के, जियो के। ठीक है, और आप देख रहे हो कि एक ही लाइन में एक ही कंपनी के 20 से 25 पोस्टर्स लगे हुए हैं, आइडिया 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 लगे ही हुए हैं। ठीक है, इतना फ्री 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 वो सारे लगे हुए हैं, तो रिपीटिशन हो रहा है वो। अगर आपने एक बार नहीं देखा, दो बार नहीं देखा, जब भी एक भी सेकंड के लिए अगर आप उधर देखोगे, तो वो अटेंशन आपका ग्रैब कर लेंगे। तो ये रिपीटिशन है। रिपीटिशन भी अटेंशन को इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट, डेफिनेट शेप ऑफ स्टिमुलस। स्टिमुलस का डेफिनेट शेप कैसा हो, जैसे कि बॉल हमेशा सर्कुलर होती है, राउंड होती है। ठीक है, तो अगर आपने कोई अजीबोगरीब कोई चीज देख ली, कोई स्क्वायर शेप में, अगर आपने क्यूब शेप में अगर आपने कोई बॉल देख ली, तो आपका अटेंशन नहीं ग्रैब करेगी वो। ठीक है, या फिर उल्टा भी हो सकता है। तो इससे मेनली है कि स्टिमुलस का शेप भी प्रभावित करता है अटेंशन को। अगर बॉल हमें दिख गई और हमें बॉल चाहिए थी, ठीक है, तो हमारा अटेंशन वहां जाएगा। ठीक है, और हमें पता भी चल जाएगा, दूर से ही दिख जाएगी कि वो राउंड है, वो बॉल ही है। ठीक है, नेक्स्ट है आइसोलेशन। वन इज डिफरेंट इन क्राउड। जो मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि 100 हाथी में अगर एक घोड़ा है, तो वो सबसे अलग दिख रहा है, सबसे डिफरेंट दिख रहा है वो, तो वो भी अटेंशन को प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ स्टिमुलस। ठीक है, नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ स्टिमुलस। इसमें क्या है, अटेंशन मोर। जिस भी स्टिमुलस की मूवमेंट ज्यादा है, या 100 में से कोई एक चीज है जो मूवमेंट कर रही है, तो वो अटेंशन ज्यादा ग्रैब करती है। ठीक है, इसीलिए आजकल या मतलब बच्चे जो हैं वो पिक्चर फॉर्म में या फिर प्रोजेक्ट के रूप में या फिर कोई वीडियो अगर उसके रूप में दिखाते हैं, तो उनको मूवी की तरह दिखाते हैं, तो वो चीजें ज्यादा क्लियर होती है, वो चीजें ज्यादा समझ में आती हैं। अगर हमें भी टीचर अगर डायरेक्ट पढ़ाता है, तो वो चीज इतनी क्लियर नहीं होती। अगर वो हमने या फिर अगर हमने वो वही चीज किसी वीडियो में देख ली या फिर अपने रियल लाइफ में उसको देख लिया, तो वो हमें ज्यादा क्लियर हो जाती है, क्योंकि मूवमेंट जो होता है ना स्टिमुलस का, वो अटेंशन जल्दी ग्रैब करता है। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर है। क्लियर हुआ है सभी को इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स? मैम ये शेप, डेफिनेट शेप ऑफ स्टिमुलस थोड़ा कम समझ में आया। ओके, डेफिनेट शेप ऑफ स्टिमुलस होता है कि स्टिमुलस का शेप भी अटेंशन को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि आप ये समझो, इसका एग्जांपल ये जैसे आपको बनाना खाना है, ठीक है, और उसी शेप में आपको कुछ दिख गया, ठीक है, तो आप क्या समझोगे कि वो बनाना ही होगा, है ना। और अगर येलो कलर का ही और कुछ आपको दिख गया, तो आप उस पर अटेंशन नहीं दोगे ना। मतलब आप आप चाहते हो कि मैं उस चीज पर अटेंशन दूं, तो उसका स्टिमुलस का शेप भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है मैम, समझ गए। समझ गए, तो आप दूसरा एग्जांपल लेके मुझे समझाओ। मैम जैसे हम अगर कहीं घूमने जा रहे हैं और बहुत सारे ट्रीज है वहां पर,
तो किसी ट्री की शेप कोई डेफिनेट होगी जो आपको परफेक्ट लगती है, अच्छी लगती है, तो वो उस पे आपको ज्यादा ध्यान जाएगा उसका। या फिर आपके दिमाग में है, आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या बोल रहा है कि पेड़ तो इस टाइप का होता है ना, शेप ऑफ स्टिमुलस वैसा होता है, ठीक, और वैसा ही कलर का वैसा ही सेम आपने दूसरी जगह देख लिया, ठीक है, वैसा ही, तो आप क्या बोलोगे, ओ ये सारे पेड़ है, ये सभी पेड़ है, क्योंकि ऐसा ही पेड़ हमारे घर में भी उगा हुआ है, ठीक है। अभी आप मान लो आपको कोई छोटा बच्चा है आपके पास, उसको आपने एक ही बार बताया था कि पेड़ ऐसा होता है, ठीक है, तो जब भी वो देखेगा उन चीजों को, वैसे पेड़ पेड़ को, तो वो समझ जाएगा कि हाँ ये सब भी पेड़ ही है, ठीक है। जैसे मैम भी हम ड्राइंग करते हैं तो एक डेफिनेट शेप में करते हैं, सॉरी, और अगर वैसा हमें दिख जाए तो वो ज्यादा हमें अट्रैक्ट करेगा। हाँ, तो शेप भी, स्टिमुलस का शेप भी हमें अटेंशन ग्रैब करता है हमारा। मैम ये लास्ट वाला मोमेंट ऑफ स्टिमुलस का जरा बताइए। हाँ, कोई भी स्टिमुलस का अगर मूवमेंट ज्यादा हो रहा है तो वो हमारा अटेंशन ज्यादा ग्रैब करता है ना। जैसे कि पूरी शॉप में कोई एक चीज है जो घूम रही है, ठीक है, आप गिफ्ट की शॉप में जाते हैं और एक गिफ्ट ऐसा है जो ऐसा पूरा घूम रहा है, ठीक है, तो और कहीं आपका अटेंशन बाद में जाएगा, पहले आप उसको देखोगे कि क्या चक्कर है, ये कैसे घूम रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, वो ज्यादा अटेंशन लगता है उसमें, है ना। यस मैम एक शेप के बारे में ना ऐसे बता सकते हैं कि हमें एक बॉल खरीदना है, तो बॉल का शेप हमें हमारे माइंड में है, जब हम शॉप में जाते हैं तो बॉल ही पहले दिखेगा। हाँ, ठीक है, ये भी समझ सकते हो आप। कोई मैम ऐसा है, हाँ इसमें बताओ। किसी ट्विंस वगैरह का भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि मतलब देखा कि मतलब ये तो ऐसा है, मतलब यहाँ देखा था मैंने, ये तो यहाँ पर भी है, कहीं और हम गए तो ये वहां पर भी मिला, तो फिर हम मतलब बोल सकते हैं कि मे बी शायद ये ट्विंस है, तो हमारा मतलब अटेंशन मतलब उस तरफ गया क्योंकि सेम थे वो उस वक्त। ठीक है, इसको आप खुद से भी समझ सकते हो, जैसे इसमें दे रखा है, इसी की बात कर रहे हो ना, डेफिनेट शेप ऑफ स्टिमुलस, कोई एक स्पेसिफिक स्टिमुलस की स्पेसिफिक शेप है, ठीक है, जैसे बॉल हमेशा राउंड ही होती है, अगर हमें और कुछ दिख गया तो हम अटेंशन ही नहीं देंगे, क्योंकि हमें बॉल चाहिए, तो हमें सिर्फ कोई राउंड ही चाहिए, कोई चीज राउंड हो, तभी तो हमारी अटेंशन वहां जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस बना हुआ है, क्योंकि बॉल हमेशा राउंड ही होती है, उसकी शेप वैसे ही होती है, ठीक है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ ये बताओ, और फिर और एग्जांपल देखेंगे। किसी को डाउट है अभी? मैम ये एक्सटर्नल फैक्टर में कैसे आएगा, ये इंटरनल में तो लग रहा है कि आ सकता है, जैसे हम एक कार के शोरूम में जाते हैं और हमें कोई स्पेसिफिक कार की शेप अट्रैक्ट करती है, बट ये तो इंटरनल फैक्टर में आएगा, एक्सटर्नल में नहीं आएगा। हाँ, वो इंटरनल फैक्टर में आएगा, क्योंकि वो पर्सन का इंटरनल फैक्टर है, कि उसका कैसा एटीट्यूड है, मोटिव क्या है उसका, वो उसमें आएगा इंटरनल फैक्टर में। पर ये एक्सटर्नल फैक्टर में आएगा, डेफिनेट शेप ऑफ स्टिमुलस, स्टिमुलस का एक डेफिनेट शेप होता है, ठीक है, आप इसको ऐसे मानो, इसका कोई एग्जांपल मुझे अभी याद नहीं आ, शेप ऑफ स्टिमुलस, ठीक है, जैसे जो हमारे पास फोन है, तो इसका एक स्पेसिफिक शेप होता है, ठीक है, अब आप चाहते हो मुझे फोन चाहिए, आप अपने पूरे घर में फोन देख रहे हो, तो आपके दिमाग में क्या है, आपके दिमाग में एक इतने कलर का एक बॉक्स है जो ब्लैक कलर का है, ठीक है, अब जहां पर भी आपको कुछ ऐसी चीजें दिख रही हैं, आपकी अटेंशन वहीं जाएगी, ये तो नहीं है फोन, ये तो नहीं है फोन, क्यों, क्योंकि उसका साइज आपको पता है, जो छोटा बच्चा होता है उसको तो नहीं पता कि वो क्या है, बस उसको ये पता है कि हाँ वो ब्लैक कलर का है, वो पापा का फोन है, और वो यहाँ यहाँ मिलेगा मुझे, है ना, तो उसको सिर्फ शेप ध्यान में है उसकी, अगर ब्लैक कलर का अगर उसको बॉल मिल जाएगी ना, तो वो वहां ध्यान नहीं देगा, तो शेप। सॉरी सॉरी,
जैसे जो साइंस होते हैं, जैसे स्टॉप का साइन है या मेट्रो का साइन है, तो वो एक्सटर्नल फैक्टर्स में हम डाल सकते हैं, क्योंकि वो हम चेंज नहीं कर सकते अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। हाँ तो हाँ वो एक स्पेसिफिक साइन होगा, उसको हम वैसे ही अटेंड करेंगे, पता परसीव करेंगे, तो वो अटेंशन अट्रैक्ट करेगा हमें। हम्म, हाँ सही बात है, ठीक है, तो वो एक्सटर्नल फैक्टर में आएगा। क्लियर है? मैम और ये किसी को कोई लोकेशन और फ्रंट लाइन ऑफ न्यूज़पेपर ये कैसे आएगा? लोकेशन में जहाँ जिस चीज की लोकेशन होती है वो अटेंशन, जितना ज्यादा हमारी आंखों के सामने कोई चीज है या कोई हाईलाइटेड जो चीज है, तो वो हमारा अटेंशन ज्यादा ग्रैब करता है। इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनियां अपना नाम वगैरह वगैरह उसको ज्यादा हाईलाइट करते हैं, ताकि वो आदमी लोगों को अच्छे से दिखे, उनकी आंखों के सामने दिखे। बार बार यूट्यूब पे बार बार ये क्यों आती है, एडवर्टाइजमेंट क्यों आती है, एक ही चीज की आएगी। अगर आप, सॉरी वो अलग एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है, तो इसको आप इसी तरीके से समझो कि आपके सामने, आप न्यूज़पेपर आपके सामने फ्रंट में है कोई हेडलाइन, तो वो आपको ज्यादा दिखेगी, छोटी वाली तो बाद में देखोगे। तो आप, जो वो चाह रहा है जो इंसान की, ये न्यूज तो सबको, मतलब ये तो बहुत खतरनाक न्यूज है, ये तो पता ही होनी चाहिए सबसे, तो वो सबसे फ्रंट में रखेंगे वो, है ना? क्लियर है? क्लियर है सभी को, कोई डाउट है? यस ठीक है, नेक्स्ट है इंटरनल फैक्टर। ठीक है, अब इंटरनल फैक्टर में क्या आएगा? पहली बात इंटरेस्ट। अब पर्सन का इंटरेस्ट क्या है? अब जैसे लड़कियों का इंटरेस्ट होता है स्टाइलिश ड्रेस पहनना, मेकअप करना, ठीक है, तो हम पूरे मार्केट में हमारे निगाह, हमारा अटेंशन वहां ज्यादा जाएगा, ठीक है, कि हाँ उस पूरे रोड पे कम से कम 3 ड्रेस, फीमेल की ड्रेस की शॉप थी, है ना? उसमें उस पूरे रोड पे 2 मेकअप की शॉप थी, ठीक है, ये आप सबको याद रहेगा। क्यों? मतलब अटेंशन वहां जाएगा, क्यों? क्योंकि वो हमारा इंटरेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है मोटिव। मोटिव क्या है? आपका जैसे मेरा मोटिव है कि मुझे मार्केट से ड्रेस लेके आनी है, ठीक है, तो मैं पूरे मार्केट में सिर्फ ड्रेस की ही शॉप देखूंगी, बहुत सारे स्टिमुलस आ रहे हैं, पर मेरा क्या मोटिव है, मैं उसको देखूंगी, ठीक है, वहां मेरा अटेंशन जाएगा। नेक्स्ट है मेंटल सेटअप। हमारा मेंटल सेटअप क्या है? आपका मेंटल सेटअप है जेआरएफ क्लियर करना, ठीक है, तो आप चलते फिरते हर जगह जेआरएफ का ही चीज देखोगे। अगर आपको कहीं भगवत गीता दिख गई तो आपके दिमाग में एकदम से आएगा, हाँ ये तो हमारे सिलेबस में है, अच्छा ये तो ऐसा है, ठीक है। कोई कहीं बात भी कर रहा होगा तो भी आपका अटेंशन वहां जाएगा, अच्छा हाँ ये तो नेट की तैयारी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा मेंटल सेटअप क्या है? हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है, या फिर हमने क्या सेट कर रखा है हमारे दिमाग में, हमें वही चीज वैसे ही समझ में आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है एम। एम भी मिलता जुलता है मेंटल सेटअप से। एम थिंग्स रिलेटेड टू अवर एम, जो हमारे एम से जो रिलेटेड है वो हमें चीजें, हम उस पर ज्यादा अटेंशन देंगे। नेक्स्ट है मीनिंग। उस चीज का मीनिंग कितना ज्यादा आ रहा है, जैसे कोई चीज है, जैसे बोलते हैं कि मुझे श्लोक याद नहीं हो रहे, तो टीचर क्या बोलता है कि इसका मीनिंग निकाल के याद करो, पहले इसको समझो। अगर किसी भी चीज का मीनिंग आपको समझ में आ गया तो वो आपको ज्यादा अटेंशन देगी, या फिर वो चीजें जल्दी याद होती है ना? किसी भी चीज को आप, मीनिंग आपको पता चल गया तो वो आप वहां ज्यादा अटेंशन करोगे। जैसे इसका एग्जांपल, आपके पास 2 बोर्ड है, एक पे इंग्लिश लिखी हुई है, एक पे चाइनीज लिखी हुई है, तो ऑब्वियसली आप चाइनीज की तरफ एक बार देखोगे, पर आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा, तो आप ज्यादा उस पर अटेंशन दोगे ही नहीं, और जो इंग्लिश में या हिंदी में लिखा है वो पूरा आप अपना अटेंशन वहां दोगे। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? मैम ये मूवीज बताइए एक बार। मोटिव्स। क्या? ओके। मोटिव्स है, मोटिव हमारी इच्छा क्या है? मेरा मोटिव है मुझे मोबाइल खरीदना है, तो मैं पूरे मार्केट में सिर्फ मोबाइल की शॉप देखूंगी, ठीक है। अभी इस रूम में मैं बैठी हूँ तो मेरा मोटिव है मुझे पेन ढूंढना है, मुझे पेन चाहिए, तो मैं हर स्टिमुलस पे मैं अपना अटेंशन नहीं दूंगी, मुझे सिर्फ पेन ही चाहिए तो मैं पेन ही देखूंगी, मेरे दिमाग में पेन ही चलेगा, ठीक है। मेरा मोटिव क्या है? हाँ, उस पे अटेंशन, उस तरीके से अटेंशन। तो ये हमारा अटेंशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है लर्निंग। लर्निंग आप सभी को पता है लर्निंग क्या होता है। लर्निंग जो हम इसको हिंदी में सीखना बोलते हैं, ठीक है।
तो लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड। ठीक है, एक्विजिशन होता है एक्वायर्ड करना। आप किसी भी हैबिट को, कोई भी नॉलेज को, एटीट्यूड को एक्वायर्ड कर रहे हो, अपने अंदर लेके आ रहे हो, सीख रहे हो उस चीज को, ठीक है, अपना रहे हो उस चीज को, तो वो लर्निंग में आएगा। लर्निंग एक प्रोग्रेसिव बिहेवियर होता है। क्या होता है? प्रोग्रेसिव बिहेवियर। ऐसा नहीं होता कि हमारी लर्निंग रुक गई। ऐसा कभी भी किसी भी मोमेंट में, किसी भी एज में नहीं होता कि हमारी लर्निंग रुक जाए। हम हमेशा कुछ ना कुछ लर्निंग करते रहते हैं, इसीलिए लर्निंग को प्रोग्रेसिव बिहेवियर बोलते हैं। एक क्वेश्चन में बन सकता है, 4 ऑप्शन देखिए कि इसमें से प्रोग्रेसिव बिहेवियर कौन है। ठीक है, तो लर्निंग एक प्रोग्रेसिव बिहेवियर है, क्योंकि ये हमेशा लर्निंग होती रहती है, हमारी लाइफ टाइम हम लर्निंग करते रहते हैं। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी बिहेवियर। इसको लर्निंग को पर्सनैलिटी या बिहेवियर मॉडिफिकेशन भी कहते हैं, क्योंकि जितने जितना चीजें हम सीखते जा रहे हैं, तो वो हमें हमारी पर्सनैलिटी में भी दिखेगी, वो चीज बिहेवियर में भी दिखेगा वो चीज। इसका एग्जांपल तो आप डेली रूटीन में बोल सकते हो। जैसे आप पहले कुछ बोलते थे, कुछ ऐसा वर्ड बोलते थे जो गलत हो, तो फिर किसी ने आपको समझाया, या आप देख देख के वो चीज समझ गए कि ये वर्ड मुझे नहीं बोलना है ना, तो आप सीखे ना वो चीज, तो सीखोगे तो नेक्स्ट टाइम आप उसको यूज कम करोगे या धीरे धीरे बंद कर दोगे। तो एक तरीके से क्या हुआ, उसने पर्सनैलिटी मॉडिफिकेशन किया, उस लर्निंग ने पर्सनैलिटी मॉडिफिकेशन किया, हमारा बिहेवियर मॉडिफिकेशन किया। तो हम कह सकते हैं लर्निंग क्या है? पर्सनैलिटी या बिहेवियर मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट है इट इन्वॉल्व्स न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। इसमें क्या आता है? न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, किसी भी काम को करने का नया तरीका सिखाता है। एंड इट ऑपरेट्स ऑन एन इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स टू ओवरकम ऑब्स्टेकल। ठीक है, ये ऑपरेट करता है कि कोई भी इंडिविजुअल किसी भी ऑब्स्टेकल को ओवरकम कर सके। जैसे कि जैसे कि हम कोई नया काम कर रहे हैं, तो बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स हमारे सामने आती है। ठीक है, पर जैसे जैसे हम उस काम को डेली करते जाते हैं, तो हमें पता चलता है जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रही थी वो धीरे धीरे कम हो जाएंगी। वो ऑब्स्टेकल्स धीरे धीरे कम क्यों हो रही है? क्योंकि डेली डेली हर बार हमारी लर्निंग होती जा रही है। तो जैसे जैसे लर्निंग होती होगी, वैसे ही हमारे ऑब्स्टेकल्स कम होते जाएंगे किसी भी चीज से। ठीक है, क्लियर है सभी को? ड्राइविंग ले सकते हैं मैम, जैसे हम ड्राइविंग पहले सीखते हैं और बाद में वही चीजें हम बातें करते हुए वगैरह भी करते हैं, उसको ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती हमें। हाँ, बाद में फिर उनको अटेंटिव होने का जरूरत नहीं पड़ता हो। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग का कितने टाइप्स होते हैं? ठीक, तो पहला टाइप है स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। Stimulus response learning. The things which we get learn from the stimuli present which comes in our environment. कोई भी स्टिमुलाई है जो हमारे एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, उसकी वजह से हम लर्न कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, स्टिमुलाई कम इन कॉन्टेक्ट विद यू एंड यू लर्न फ्रॉम इट। ठीक है, तो हमारी लर्निंग हो रही है, किससे हो रही है? स्टिमुलस की वजह से हो रहा है। ठीक है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स कर रहा है, वो हमारी लर्निंग बन रही है। ठीक है, तो ये हो गया स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। ठीक है, जैसे बहुत सारे स्टिमुलस हमारे सामने होते हैं। जैसे मान लो हम रोड पे जा रहे हैं और कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, तो हमने पढ़ लिया, वो हमें समझ में आ गया, बस हो गई, वो कोई स्टिमुलस था और उससे हमने लर्निंग कर ली, हो गया, है ना। तो ये होता है स्टिमुलस लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, कि कहीं भी कोई स्टिमुलस था और हमने उससे इंफॉर्मेशन ग्रैब कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट है परसेप्चुअल लर्निंग। परसेप्चुअल लर्निंग क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ लर्निंग वी लर्न द थिंग्स व्हिच कम्स इन आवर परसेप्शन। जो भी हमारे परसेप्शन में जो चीजें आ रही हैं, उनको हम लर्न कर रहे हैं इसमें। एग्जांपल, यू आर गोइंग एंड लुकिंग समवेयर, सॉ अ पोस्टर, रीड एंड अंडरस्टैंड इट। ठीक है, अब इसमें भी यही चीज आ जाएगी परसेप्चुअल लर्निंग में। पर परसेप्चुअल लर्निंग में तो क्या होता है कि हम परसेप्ट कर रहे हैं हमारे पांचों सेंस ऑर्गन से और अदर स्टिमुलाई से। ठीक है, जैसे कि हमने कुछ देख लिया, कुछ पढ़ लिया, तो वो हमारा परसेप्चुअल लर्निंग हो गया। हमने कुछ सुन लिया, वो हमारा परसेप्चुअल लर्निंग हो गया। ठीक, इसमें समझ में आया ना दोनों चीज में। और स्टिमुलस, जो पहला ऑप्शन था, पहला टाइप था स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, उसमें तो कोई भी स्टिमुलस हो सकता है। ठीक है, एन स्टिमुलस। क्लियर है सभी को? मैम परसेप्चुअल का एक बार और बता दीजिए। हाँ, ठीक है, पहले मैं स्टिमुलस आपको बताती हूँ, ठीक है, ताकि फिर आप कंफ्यूज ना हो। स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग में होता है कोई भी स्टिमुलस आपके सामने रखा हुआ है, वो
आपको क्या ज्ञान दे रहा है। ठीक है, जैसे बुक है, बुक के ऊपर कोई कुछ लिखा हुआ नहीं है, पर फिर भी हम उसको देख के बोलेंगे कि ये बुक है। हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो स्टिमुलस कुछ ज्ञान हमें दे रहा है। ठीक है, उस पे लिखा हुआ तो है नहीं कुछ, उस पे यह भी नहीं लिखा हुआ कि कोई बुक है। ठीक है, पर हम उसको देख के ये अपने आप समझ रहे हैं कि हाँ ये तो बुक है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जो स्टिमुलस है वो अपने आप रिस्पॉन्स कर रहा है, और उस रिस्पॉन्स से ही हमारी लर्निंग हो रही है। ठीक है, और परसेप्चुअल लर्निंग में क्या होता है कि हमने कुछ देख लिया, हमने कुछ सुन लिया, हमें किसने टच कर दिया, तो उससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, हम हमारे किसी ने कॉटन यूज किया तो हम हमारी लर्निंग क्या हुई कि ये तो बहुत सॉफ्ट होता है कॉटन। ठीक है, कोई हार्ड चीज यूज करा किया तो फिर पता चलेगा कि हाँ ये बहुत हार्ड चीज है। ठीक है, तो हमारा परसेप्चुअल लर्निंग हो गया कि हमने क्या परसेप्ट किया। जैसे इसमें वो है एग्जांपल जो मैंने आपको पहले बताया था कि हम पोस्टर को देखते हैं और उससे हम इंफॉर्मेशन ग्रैब कर लेते हैं, ये हमारा परसेप्चुअल लर्निंग हो गया। उसके बाद में विजुअल लर्निंग आ गया। विजुअल लर्निंग भी परसेप्चुअल लर्निंग में भी आ सकता है, पर विजुअल एक स्पेसिफिक हो गया है ना। जैसे कि हम किसी पिक्चर को देख के उसमें कुछ लर्न कर रहे हैं, किसी चीज को देख के उसमें से कुछ लर्न कर रहे हैं, तो विजुअल लर्निंग होगा। क्लियर है सभी को? आगे चले। मेरी आवाज तो बंद नहीं हो गई? ठीक है, नेक्स्ट है मोटर लर्निंग। मोटर लर्निंग क्या होता है? द पर्सन लर्न फ्रॉम मूवमेंट ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स। ठीक है, एग्जाम्पल डांसिंग। ठीक है, इसमें डांसिंग का एग्जाम्पल है। मोटर क्या होता है? मोटर का मतलब हम समझ सकते हैं जो मूवमेंट में जो चीजें हो, है ना। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हम मोटर लर्निंग के थ्रू सीखते हैं। जैसे कि डांस जो है, अगर हमें कोई सामने बताएगा तो वो हमें कम समझ में आएगा, और अगर हम खुद से करेंगे वो चीजें, सामने बताएगा वो भी जरूरी है, पर जब तक हम खुद से नहीं करेंगे तो वो चीज नहीं सीखेंगे। डांस में हाथ ऊपर करना है, टांग ऊपर करनी है, ये ऊपर करना है, वहां देखना है, तो वो चीजें हमें ज्यादा याद होंगी और वो हमें ज्यादा आएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं मोटर लर्निंग। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। द पर्सन लर्न्स टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम बाय फेसिंग ऑब्स्टेकल्स इन देयर लाइफ। अगर आप किसी को अगर आप बताते हो ना कि आपके लाइफ में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आएंगी और उसको ऐसे ऐसे सॉल्यूशन करना, तो वो उनके ज्यादा याद नहीं रहेगा अगर जब तक उनके सामने खुद से ऑब्स्टेकल नहीं आती। तो मतलब पर्सन जब खुद से फेस करता है कोई प्रॉब्लम तो उसको ज्यादा लर्निंग होती है, उसको सॉल्व करने की ज्यादा उसकी लर्निंग होती है। ठीक है, तभी टीचर एक बार क्वेश्चन समझाता है कि इसको ऐसे सॉल्व करना है, फिर सभी को क्वेश्चंस दे देते हैं कि अब आप सॉल्व करो। ठीक है, अब आप ऑब्स्टेकल्स को फेस करो। क्लियर? उसके बाद में आता है एटीट्यूड लर्निंग। एटीट्यूड लर्निंग क्या होती है? अ पर्सन लर्न्स फ्रॉम हिज और हर एटीट्यूड। पर्सन अपने आप के एटीट्यूड से लर्न कर रहा है कि उसका एटीट्यूड कैसा है, वो कैसा सीखना चाह रहा है, किस टाइप से सीखना चाह रहा है। ठीक है, उसका एटीट्यूड क्या है। नेक्स्ट है पेयर एसोसिएट लर्निंग। पेयर एसोसिएट लर्निंग क्या होती है? हम किसी भी चीज को जो भी हमें याद करना है, सीखना है, वो हम किसी से पेयर बना लेते हैं। जैसे हम एग्जांपल के थ्रू करते हैं, जिसमें जैसे हमने कॉन्सेंशियसनेस में हमने किससे जोड़ा था? आर्मी मैन से ऐड किया था। तो उसी प्रकार से ये है पेयर एसोसिएट लर्निंग। जैसे हमें कोई चीज याद करें तो हमने उसकी कोई ट्रिक बना ली। जैसे इसमें एग्जांपल है पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में हम क्या करते हैं? उसका नाम बना लेते हैं कुछ भी, कि दिस कोई भी एक ट्रिक बना लेते हैं तो उस तरीके से याद करते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? जी मैम, आप ये जो लर्निंग में जो क्लासिकल कंडीशनिंग है वो बाद में पढ़ाएंगे, या ये लर्निंग में नहीं ले रहे हैं आप? जैसे नहीं, क्लासिकल ऑपरेंट कंडीशनिंग वैसे तो हमारे वो। सब्जेक्ट में सिर्फ लर्निंग है। ओके ओके। हाँ, पर अगर कंडीशनिंग वगैरह भी देखेंगे थोड़ा थोड़ा उसके बारे में भी बताएंगे। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। अब देखो लर्निंग को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर्स अफेक्टिंग टाइप ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग टाइप ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। लर्निंग एक्सपीरियंस जो हुआ है उसके बिहाफ पे हमें वो फैक्टर हमें कैसे इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग मैन एंड मटेरियल इन लर्निंग। जो चीजें हम याद कर रहे हैं उसमें मैन और मटेरियल क्या है। ठीक है,
वो चीज भी अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्नर। लर्नर से भी अफेक्ट होता है लर्निंग, ठीक है। अब सबसे पहले हम लर्नर ले लेते हैं। लर्नर क्या है, जैसे आप अभी लर्नर हो, ठीक है, तो अभी आप अपने से रिलेक्ट करो फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्नर। तो अगर आपकी फिजिकल हेल्थ डिसबैलेंस है तो आपकी लर्निंग में प्रॉब्लम आ सकती है। मेंटल हेल्थ डिसबैलेंस है तो भी आपकी लर्निंग में प्रॉब्लम आ सकती है। एज भी मैटर करती है आपकी लर्निंग में। जैसे इसमें वो है, हाँ ठीक है, एज में क्या होता है, जैसे कि आपकी जो मिडल वाली जो एज है 16 टू 26, तो ये फेज होता है जिसमें हम सबसे ज्यादा लर्निंग करते हैं, सबसे ज्यादा हमारी लर्निंग स्किल इम्प्रूव रहती है, हम सीख सकते हैं ज्यादा, ठीक है। तो एज भी मैटर करता है। और जैसे 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 एज कम होती जाएगी हमारी लर्निंग की भी जो सीखने की जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। इमोशंस, अगर आपके पढ़ने जिस टाइम अभी आप पढ़ रहे हो उस टाइम आपके इमोशंस डिसबैलेंस है, आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, आपका मूड स्विंग्स हो रहा है, तो वो भी आपकी लर्निंग को इफेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग मैन एंड मटेरियल इन लर्निंग। अब जो हम लर्न कर रहे हैं उस चीज में वो मैन और मटेरियल क्या है वो भी अफेक्ट करेगा लर्निंग को। अब मान लो टीचर सही नहीं पढ़ा रहा, या टीचर को के पढ़ाने की लैंग्वेज अलग है जो आपको समझ नहीं आ रहा, उनका तरीका अलग है, या फिर बुक्स अलग है, या फिर बुक की लैंग्वेज अलग है, तो वो सारा मैन एंड मटेरियल हो गया, तो उससे भी आपकी लर्निंग प्रभावित होगी, ठीक है। लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स है पर जो आपको चाहिए, जो सबसे इजी वे में पढ़ा रही है वो आपके पास नहीं है, तो वो भी लर्निंग को इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो लर्निंग में इसमें क्या आएगा, अफेक्टिंग मैन एंड मटेरियल इन लर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग टाइप ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, कि आपका लर्निंग का एक्सपीरियंस किस टाइप का था, ठीक है। इसमें आता है सबसे पहले नेचर ऑफ लर्निंग की, एक सेकेंड, हाँ, कि लर्निंग का नेचर किस टाइप का था। इसमें जैसे हम कैसे समझेंगे लर्निंग का नेचर किस टाइप का था, कि आपने किस तरीके से लर्न किया उस चीज को, ठीक है। इसको आगे समझेंगे इसके बाद में मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी में क्या आएगा कि आप कौन सा तरीका यूज करके लर्निंग कर रहे हो, ठीक है। आप शॉर्ट मेथड अपना रहे हो, लॉन्ग मेथड अपना रहे हो, इजी मेथड अपना रहे हो, या हाँ इस तरीके से, ठीक है। तो मेथोडोलॉजी भी लर्निंग पे डिपेंड करता है। अगर आपने बहुत ही बड़ा फॉर्मूला लगा दिया किसी भी चीज को समझने के लिए, लॉन्ग वे लगा दिया, तो वो आपकी कहीं ना कहीं लर्निंग को कम कर देगा, है ना, जब वो आपको याद होगा नहीं। ज्यादातर बच्चे उसी चीज पे जाते हैं जो शॉर्ट फॉर्मूला हो, शॉर्ट ट्रिक हो उस चीज पे, ठीक है। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ लर्निंग। अगर आपको बहुत सारी चीज बोल दिया पढ़ने के लिए तो वो आप ज्यादा ग्रैब नहीं कर पाएंगे। अगर आपको शॉर्ट शॉर्ट चीजें दे रहे हैं, ठीक है, इतनी थोड़ी थोड़ी चीजें समझा रहे हैं, तो वो आप ज्यादा ग्रैब कर पाओगे। मीनिंग ऑफ मटेरियल, उसका मीनिंग कैसा है, जैसे उसमें अटेंशन में भी यही चीज थी। अगर हमें किसी चीज का मीनिंग पता चल जाता है तो हम इजीली उसको लर्न कर लेते हैं। अगर मीनिंग नहीं पता होगा तो हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके अभी आता है नेचर ऑफ लर्निंग, कि लर्निंग का नेचर कैसा है, हम लर्न कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं, उसका नेचर क्या है, ठीक है। किस तरीके से हम लर्न कर रहे हैं उसको, किस वे में हम उसको लर्न कर रहे हैं, ये लर्निंग में आ जाएगा, ठीक है। तो वो भी अफेक्ट करता है हमारी लर्निंग को। क्लियर है? क्लियर सभी को? मैम ये स्लाइड एक ही है क्या, इसमें ही आप बता रहे हैं क्या, इस स्लाइड से ही? हाँ, ये आपको दिख नहीं रही, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। और हाँ मैम पहले थर्ड वाला एक्सप्लेन किए थे, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, ऐसे आपने एक्सप्लेन किया हाँ अभी ना? हाँ हाँ, मैंने क्योंकि वो इजी वे था, पहले मैंने थर्ड बताया फिर सेकंड फिर फर्स्ट। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर लर्निंग कंप्लीट हो गया। ये लर्निंग के फैक्टर्स हैं, कौन कौन लर्निंग को अफेक्ट करता है। उससे पहले हमने पढ़े टाइप्स ऑफ लर्निंग, दो चीजें पढ़ी, ठीक है, और लर्निंग की डेफिनेशन। उससे पहले हमने पढ़ा इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ अटेंशन, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग अटेंशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एंड उससे पहले पढ़ा था टाइप्स ऑफ अटेंशन, ठीक है,
एंड देन अटेंशन की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है। और उसके बाद में है मेमोरी, ठीक है। आज ये इतना इनफ है कि ये मेमोरी कवर कर। हाँ मैम, कल पढ़ेंगे अब। कल पढ़ेंगे मैम। ठीक है, तो बहुत ही कम अभी बच गया है हमारा सिलेबस, शायद 1 या 2 टॉपिक ही रहे हैं। तो कल आप अच्छे से जितना भी हो गया है उस सभी को अच्छे से रिवाइज करके आना, अच्छे से डीपली स्टडी करके आना, ठीक है, अपने अपने अकॉर्डिंग। और फिर आपको लगता है कि ये चीजें तो हमें समझ में नहीं आई, या फिर ये कैसे बता दिया, ये कैसे हो गया, तो वो फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैम आज सब पीपीटीज भेज दीजिए। हाँ जी, आज सब पीपीटीज भेज दीजिए, हाँ, आज तक जो हुआ है। ये पूरा ही पीपीटी सेंड कर दूंगी ना, ये पूरी एक ही है पीडीएफ, मैंने पूरा इसी में ही बनाया है, तो लगभग इसमें हो गया कवर। पहले का भी ऐड कीजिए मैम, पहले का भी, हाँ, ये आज तक पूरा जितने है ना क्लासेस हो गए। ओके, तो ये स्टार्टिंग से ही है, इसमें मैं ऐड करती जाती हूँ, ठीक है। अभी ये लास्ट का है, लास्ट का बच रहा है, मतलब लास्ट पढ़ा रही हूँ, इसी में जो भी मैं बनाती हूँ वो इसी में ऐड करती हूँ, ठीक है। तो ये पूरी मैं सेंड कर दूंगी। और आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, नोट्स बना लेना, और ज्यादा वास्ट में नोट्स नहीं बनाना, शॉर्ट शॉर्ट में नोट्स बनाना है, उसको समझना है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कहीं छोटी छोटी कमी रह जाती है, हमें समझ में नहीं आता, और समझना भी इस टाइप से है कि अगर क्वेश्चन आए तो हम उसको किस प्रकार से सॉल्व करें, ठीक है। तो कल हम ये मेमोरी पढ़ लेंगे, इसके टाइप्स एंड इसके फैक्टर्स, ठीक है, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक फैक्टर, और फिर ये 2-3 और पॉइंट्स हैं, और एक साइकोलॉजी का थोड़ा सा पार्ट है रहा है, वो हो जाएगा, ठीक है। और फिर मैं देख लूंगी और कोई तो चीजें नहीं है जो आपको बताई नहीं अभी तक, तो वो मैं ऐड कर दूंगी कल, पूरे 2-3 स्लाइड और लगेंगी, फिर वो आपको पूरी फिर से सेंड कर दूंगी मैं अभी, ठीक है। वैसे ये पूरी है, 95% कवर है इस पीपीटी में, ठीक है। और जब और कल पढ़ाने के लिए जो आएगा वो हम और ऐड कर देंगे, क्लियर है सभी को। ताकि और कल फिर टेस्ट भी ले लेंगे ना, वो चीज पढ़ा देंगे, आधे घंटे में हो जाएगा वो काम, और फिर जो हमारा आधा 1 घंटा और ले लेंगे, पर उसमें हम अच्छे से हमारी क्वेश्चन आंसरिंग कर लेंगे। किसी को कोई डाउट है इस चीज में? पीवाईक्यू भी डिस्कस कर सकते हैं हाँ जी मैम, पीवाईक्यू भी हो सके तो कल थोड़े कर लें। पीवाईक्यू, पीवाईक्यू क्या होता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हाँ ठीक है, ठीक है, तो हाँ वो मैं कोशिश करूंगी, मैं यही सोच रही थी कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे वो भी मर्ज करके हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि फिर आपको बाद में ऐसा ना रहे कि हमने उसके तो कुछ क्वेश्चन सोल्व ही नहीं करे। जो मैं बना पाऊंगी वो बनेंगे, और उसके बाद में जो प्रीवियस ईयर के हैं वो भी उसमें ऐड कर दूंगी, ठीक है। मैम, और जो वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट है वो पढ़ा के हो गए क्या आपके? सिगमंड फ्रॉइड है, जैसे विलियम जेम्स है, ये तो हमें मतलब लास्ट टाइम पढ़ाया था। हाँ, रॉजर्स और वो ये जिनका, हाँ वो ऐड नहीं है सिलेबस में? क्योंकि सिगमंड फ्रॉइड पे तो आते ही है क्वेश्चन, और अभी जो आपने बताया ना उसमें भी क्लासिकल कंडीशन, ऑपरेटिंग कंडीशन थ्योरी ये भी था। मैं जस्ट पूछ रही हूँ क्योंकि मेरे बहुत लेक्चर मिस हुए हैं, तो क्या ये हो चुका है ये ऐसे? मैम नहीं मैम, अभी ये ना हुआ नहीं है, इसके सिलेबस में है शायद, ये जो बोल रहे हैं ना, ये है। तो हमारा जो टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी है एंड टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट है जो आप बता रहे हो, सिगमंड फ्रॉइड का, एरिक्सन का, ये सब कवर हो गया है, ठीक है। और मैं ज्यादा डीप में मैंने नहीं पढ़ाया है, और भी उसकी बहुत सारी थ्योरीज है। अब जैसे मैंने टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मैंने 2 थ्योरीज पढ़ाई है, सिगमंड फ्रॉइड की एंड एरिक्सन की। अब उसमें बहुत सारे लोगों की भी थ्योरी है, जुंग प्याजे की भी थ्योरी है, ठीक है, पर वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम के पर्पज से, ठीक है। मतलब उसको ज्यादा, अगर साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स भी हैं तो वो भी यही बोलते हैं कि सिगमंड की, एरिक्सन की ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। तो ओके इसलिए ओके मैंने मैम। उसपे ज्यादा फोकस नहीं किया, ठीक। और इससे ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 क्वेश्चन ही आते हैं, तो ज्यादा डीपली स्टडी करने की जरूरत नहीं है, आपके पास टाइम भी कम है जी। जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं हमारे इस टॉपिक में, हम उस पे फोकस करेंगे। जैसे मैंने बताया था सिगमंड फ्रॉइड के बारे में, उनका वहां से पूछ सकते हैं, लर्निंग मेमोरी इसमें से पूछ सकते हैं,
तो अभी मैं आपको सेंड कर देती हूँ, आप उसमें स्टडी कर लो जितना हो पा रहा है, फिर हम एमसीक्यू सोल्व करेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है और हमने अभी तक क्या छोड़ दिया। ठीक है, तो ऐसे लगभग 90% सिलेबस हमारा कवर हो गया है। सिलेबस में ऐसे पर्टिकुलरली कोई भी थ्योरी नहीं दी है। अभी मैं देख रही हूँ पर्टिकुलर थ्योरी कोई भी हाँ, नहीं है। पर्टिकुलर कोई थ्योरी नहीं है, तो ठीक है फिर किसी को मैम कोई डाउट इस पे एक मैम जो सेकेंड टॉपिक है ये बिहेवियरल साइकोलॉजी, ये हो गया है क्या मैम? आपका म्यूट था। हाँ, मैं कह टॉपिक रह रहा है और इसमें बहुत ही कम चीजें हैं, ज्यादा नहीं है, हम ज्यादा डीपली भी नहीं जाएंगे इसमें। और यही मैं बोल रही हूँ कि उसी का ही कल का लेक्चर होगा हमारा, एक ही मेमोरी वगैरह जो है वो कवर हो जाएगा, फिर वो हम कवर करेंगे। अगर टाइम मिला तो एमसीक्यूज रखेंगे, नहीं तो अगले दिन भी रख सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कल ही समाप्त करना है सभी। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। हाँ हाँ, तो मैम रिकॉर्डिंग ऑफ क्वेश्चन आंसर तो हिंदी में थोड़ा सा निकाल दिए जाए, इंग्लिश हिंदी में। ठीक है मैम। नहीं तो समझ में नहीं आता आंसर कैसे देना, क्या समझ आने में लेट हो जाता है। ठीक है मैम, अगर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे मैं कोशिश करूंगी कि हिंदी में भी हम लिखें, और अगर नहीं लिखेंगे तो हम सही से उसको प्रेजेंट करेंगे, जैसे हम क्लास में सॉल्व करेंगे तो उसको सही से प्रेजेंट करेंगे कि हिंदी में भी आपको क्लियर समझ में। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके, मैम इसमें ये जो लास्ट टॉपिक है मेंटल हेल्थ, ये भी इसी के अंदर में आएगा ना, साइकोलॉजी के अंदर में? मेंटल हेल्थ, हाँ, मेंटल हेल्थ हमारा रह रहा है। हाँ, ये डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब है अभी। हाँ, उसमें भी शायद हमने इंसोम्निया तो कवर इंसोम्निया कर लिया, लिया। उसके भी रह रहे हैं, वो भी कवर करेंगे हम। ठीक है, हाँ, वो मेरे दिमाग से स्किप हो गया था, पर वो भी करना है। तो आई थिंक 2-3 डेज हमारे लग जाएंगे, मतलब कल तो नहीं हो पाएगा हमारा एमसीक्यू। ठीक है, पर आप पूरा तैयारी कर लो। ठीक है।